Jai Hind friends, it is Thursday today and 22nd of June 2023. The Hindu editorial analysis I cover over here, Daily Current Affairs editorial, PIB news down to earth along with the front line. All amalgamation I provide over here at one place, which is very beneficial for your competitive examinations, especially if I talk about your civil services exams. So let's get start. over here. हर बार की तरह यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो 2015 में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जब आई थी ये, तो उसी वक्त का ये क्वेश्चंस है, इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये लॉन्च हुआ है किस चीज़ के लिए, तो प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है प्रोवाइड करता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बैकवर्ड एरियाज में। तीसरा कह रहा है प्रोमोट करता है फिनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। उसके बाद कह रहा है प्रोवाइडिंग फिनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी। तो जो भी पिछड़े कम्युनिटी हैं उनके लिए ये फिनेंशियल हेल्प करता है। तो कौन सा सही है, इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शंस में दे सकते हैं। इसकी डिटेलिंग आपको कल दी जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू द 14 फिनेंस कमीशंस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहले में क्या कह रहा है यहाँ पे, इट हैज़ इंक्रीज्ड द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा। ये पीसीएस एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस क्वेश्चंस की। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है इट हैज़ मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग स्पेसिफिक सेक्टर ग्रांट। स्पेसिफिक सेक्टर ग्रांट को लेके रिकमेंडेशंस की बातें बोली जा रही हैं। कौन सा सही है यहाँ पे आपको बताना है। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में दोनों और चौथे में कोई भी नहीं यहाँ पे दे रहा है। तो कौन सा राइट आंसर है आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शंस में, आपको बता दें। इसकी डिटेलिंग नेक्स्ट डे दी जाती है अच्छे से, ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए, चीज़ें क्लियर भी हो जाएं, एक्सप्लेनेशन भी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लेक्स की तरफ। तो जो ये लेक्स हैं ये किस स्टेट के लेक्स हैं आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है, कल इसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो बरुआ सागर लेक जो है वो कहाँ पे है, चितौरा झील कहाँ पे है, मोती झील कहाँ पे है, और गोकुल बराज ये कहाँ पे है, कीथम लेक, राजा का ताल, रामगढ़ ताल, सुरहा ताल और गोविंद बल्लभ पंत ये किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। आंसर इसका ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पीआईबी के न्यूज़ मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 9th याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से ही बन सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया है। तो 9वां एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किए कब, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। और ये कहाँ पर, आइकॉनिक नॉर्थ लाउन ऑफ यूएन हेड क्वार्टर। तो यूएन हेड क्वार्टर पे ये न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया है और ये 9वां है, ये भी याद रखिएगा। तो अभी आपके प्राइम मिनिस्टर यूएसए पहुँचे हुए हैं और बहुत सारी डील भी होनी बाकी है। दूसरी तरफ यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI क्या किए यहाँ पे, 3.22 kg ऑफ ब्लैक कोकीन। तो यहाँ पे देखिए स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हैं ब्लैक कोकीन आपके कहाँ पे, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये चीज़ें पकड़ी गई हैं। दूसरी तरफ लेबर 20 समिट कहाँ पे हुई है, इम्पोर्टेंट है, ये बिहार पीसीएस में आ सकता है। तो ये जो भी बिहार से बंधु लोग देख रहे हैं, जो भी फीमेल फ्रेंड देख रहे हैं, कोई भी मेल फीमेल जो लोग भी देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं चांसेस बढ़ जाती है। तो ये पटना में हेल्ड किया गया है L20 समिट, याद रखिएगा 21 जून से 23 जून के आसपास, डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पीसीएस एग्जाम्स में डेट से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो टॉपिक क्या थी, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। ये फील्ड में ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं। लेबर 20 कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा पटना में। ट्राइबल्स चिल्ड्रेन के ऊपर यहाँ पे इम्पोर्टेंट निकल के आई है कुछ टॉपिक, उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जो
प्रमोशन ऑफ मिलेट है 2023 को। आपको बता दें 2023 में मिलेट ईयर के वर्ष में इसको मनाया जा रहा है। लेकिन इस मिलेट में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जिसके कारण इसका उपयोग आज के समय में लोगों को बताया जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है। तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप है, जो पोषक आहार अपने भोजन में गैप बन गया है, उसको ये भरता हुआ नज़र आएगा अगर कोई इसका उपयोग कर रहा है। तो बात आती है 4.7 मिलियन ट्राइबल चिल्ड्रेन कंट्री के किस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो क्रोनिक न्यूट्रिशनल यहाँ पे डेप्रिवेशन से गुजर रहे हैं, जो कि ग्रोथ, लर्निंग, परफॉर्मेंस, स्कूल में सारी की सारी जो प्रोडक्टिव वर्क है उसको हैम्पर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। UN चिल्ड्रेन फंड जो है, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, वो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कर रहा है ताकि ये चीज़ें सुधरें, यानी बच्चे माल नरिश्ड ना हों, उनको सही हेल्थ मिले, एजुकेशंस मिले, एक्टिविटी हो, एजुकेशंस वो लेंगे जब भी जाके ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। 80% के आसपास यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। 5 मिलियन क्रॉनिकली हैं भारत में अंडर नरिश्ड इंडिजिनस चिल्ड्रेन लिव इन जस्ट 8 स्टेट। भारत के 8 राज्यों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 8 राज्यों में ये चीज़ें पाते हैं हम। 80% के आसपास यहाँ पे पाई जा रही है बच्चों में क्या, अंडर नरिशमेंट। तो ये कर्नाटका हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, गुजरात हो गई, झारखंड हो गई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। तो ये यूनिसेफ यहाँ पे रिकॉर्ड अपना देती हुई नज़र आ रही है। तो गुजरात भी इनमें से एक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश भी इनमें से एक है, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र भी इनमें से एक है, ये भी याद रखिएगा। कम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे जो हुआ 16-18 के बीच में, तो यहाँ पे क्या निकल के आंकड़ा आया कि 40% जो बच्चे हैं देसी अपने भारत के अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, वह क्या हैं, स्टंटेड हैं, और 16% सीवियरली हैं इन सब चीज़ से। तो ये इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो कि हमें सोचने वाली बात है। तो अगर बात करी जाए, 2 टर्म आते हैं। पहला टर्म है स्टंटिंग और दूसरा टर्म है वेस्टिंग। तो वेस्टिंग में क्या होता है, स्टंटिंग में क्या होता है, आप दोनों लोगों को मैं कई बार बताया हूँ, चलिए पुनः यहाँ पर बता देता हूँ। तो वेस्टिंग क्या होता है, वेट से लेके हाइट की जो रेशियो होती है वो मिसमैच होती है, वो सही नहीं होती है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ स्टंटिंग में क्या होती है, हाइट और एज में मिसमैच हो जाती है। तो यहाँ पे हाइट और एज में होती है, यहाँ पे वेट और हाइट में हो जाती है। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग में अंतर समझिए। इस एरिया से जो कोर एरिया जो अभी आपको बताया, क्वेश्चंस यूपीएससी बनाया हुआ है, पीसीएस के भी क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। माइल्ड मॉडरेट स्टंटिंग यहाँ पे भारतीयों में और नॉन इंडिजिनस चिल्ड्रेन जो हैं उनमें भी चीज़ें हैं और हायर हैं, जो कि ये चीज़ें इश्यू बन के आ रही हैं कि अगर जो जनरेशन्स आ रही है वही स्टंटेड और वेस्टिंग, माल नरिश्ड ये चीज़ें फेस करेगी, तो किस प्रकार से उनका मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ को लेके आ रही है, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को डिक्लेयर करी गई है, यह किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो ट्राइबल में है जो 4.7 मिलियन ट्राइबल बच्चे यहाँ पे कंट्री में सफ़र कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट को एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडी यहाँ पे सारे लोगों को कोलैबोरेट करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो भी प्लान और स्कीम वेलफेयर के लिए चलाई जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो न्यूज़ और फैक्ट कुछ यहाँ पे निकला हुआ है, उसको हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया है इमीडिएट रिलीफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए यहाँ पे, और जो कि मद्रास हाई कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट कि भैया आप डिसाइड करो क्या केस चल रहा है। तो वी सेंथिल बालाजी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, अभी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका
सर्जरी चल रहा है हार्ट की, क्योंकि उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके कारण वो हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझने लगे, तो उनको हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया है। तो इसी सब चीज़ को लेके सेंट्रल एजेंसी इसमें कह रही है कि हमें रिमांड चाहिए, तब जाके कुछ चीज़ें हम इंट्रोगेट कर पाएंगे। ये ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो अब हाई कोर्ट पे डिपेंड है क्या चीज़ें करती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे डिस्क्राइब किए योगा को एक ट्रूली यूनिवर्सल और फ्री फ्रॉम कॉपीराइट और पेटेंट। तो कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ये दोनों से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉपीराइट सामान्यतः आपकी जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, म्यूजिकल चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट, लिटरेचर वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कॉपीराइट में आती हैं। आपकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये आपको कॉपीराइट हो जाती है। जो भी चीज़ें आप प्रोड्यूस करेंगे, क्रिएट करेंगे, आप उसके ऑनरशिप लेकर रहेंगे और उसकी बेनिफिट आपको मिलेगी एक निश्चित समय के लिए। पेटेंट भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहता है, ये क्रिएशन सेक्टर में रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं उस पर हम पेटेंट ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कोई भी मेडिसिन्स बनाया, तो उसमें हम पेटेंट लेते हैं। तो जैसे कि 20 साल के लिए पेटेंट दे दिया गया, तो 20 साल तक हम इसके बेनिफिट को ले पाएंगे। उसके बाद मार्केट में ये लिबरली लॉन्च हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं आपको। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे आपको बता दें, कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो ये आपके कर्नाटका में पड़ता है। इस प्रोजेक्ट किस नदी पे है, तो महादाई जो रिवर है उस पर ये प्रोजेक्ट है। बेलागावी, धरगाड़, बालाकोट इस डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर अमेनिटीज सुविधाओं को पहुंचाने की बातें बोली जा रही थी। तो ये जो रीजन है कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त रीजन है, यहाँ पे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की स्कार्सिटी होती रहती है। इसीलिए कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट को याद रखिएगा, कहाँ का है, न्यूज़ में आ गया है, तो ये याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो हमारे मणिपुर में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, उसकी डिटेलिंग को हम समझेंगे, क्या इशू है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो गई। पुनः एक बार, वैसे तो मैं कई बार ये चीज़ें बता दिया हूँ, पुनः एक बार दूसरी एंगल को भी लेकर के समझेंगे। तो मणिपुर का जो हाई कोर्ट है यहाँ पे ग्रांट देता है क्या, लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे, यानी एक निश्चित एरिया में इंटरनेट का शटडाउन यहाँ पे कर दिया गया है स्टेट के अंदर। और पिटीशन फाइल की गई है कि जो नेट का एक्सेस है वो रीस्टोर किया जाए, यानी पहले की तरह रिज्यूम किया जाए, क्योंकि जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होती है वह भी आपके राइट टू फ्रीडम को ब्रीच करता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें, मणिपुर का हाई कोर्ट ये चीज़ें बोल रहा है कि कम से कम हम अपने लोगों को राइट टू फ्रीडम उनका ब्रीच ना करें। शटडाउन यहाँ पे चीज़ें चली हुई, जब वायलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो 3 मई के बाद से ये चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस के मोड पे आई और कई जगहों पे इंटरनेट एक्सेस की सुविधाओं को बंद कर दिया गया। रिक्वेस्ट भी बहुत सारे लगाए गए हैं, लेजिटिमेट शटडाउन भी बताई जा रही हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हैम्पर कर रही हैं, लोगों की जीविका को भी हैम्पर कर रही हैं। आपको बता दें 2016 से जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से विलेज से लेके टाउन, सिटीज़, म्यूनसिपैलिटी सारी की सारी जगहों पे जो कार्य क्रिया हो रही हैं वो आपकी इंटरनेट की मदद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करें तो आज लोग कैश लेके नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें अगर ऑनलाइन मंगाने के चलेंगे, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उसका यूज किया जाता है, ऐप्स का यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह सामान को मंगाने में। तो ये जो व्यापार है ना, ये इससे आज के समय में डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो उसकी वजह से ये लोगों की लाइफ को हैम्पर करती हुई नज़र आ रही है। ई-कॉमर्स भी यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। तो जो वायलेंस इंसिडेंट हो रहे हैं स्टेट 3 मई के बाद से भी, जो मितई कम्युनिटी और कुकीज़ कम्युनिटी, ये 2 ट्राइबल ग्रुप हैं, इन ट्राइबल ग्रुप से क्वेश्चन आ जाए तो क्लियर होना चाहिए। आपको बता दें यहाँ पे ये दोनों ग्रुप आपस में एक एथनिक वायलेंस
को लेके यहाँ पे जूझ रही हैं और इस इश्यू को आगे बढ़ा दी गई है। तो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलके यहाँ पे एक कंसिलिएशंस करना चाहिए, एक समझौता करना चाहिए दोनों ग्रुपों को बैठा के, ताकि उनकी जो प्रॉपर जो डिमांड है वो है क्या, वहाँ पे सॉल्व करने की चेष्टा और प्रयत्न करनी चाहिए। तो जो यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है कि शटडाउन सिटी को करना है, लॉ और ऑर्डर को भी कई सारी चीज़ें मानी नहीं जा रही हैं, एंटी सोशल एलिमेंट भी चलाए जा रहे हैं राज्यों के प्रति यहाँ पे, और जो इश्यू निकल के आ रही है वो एक्सट्रीमिस्ट और वायलेंट तरीके से एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है। तो क्या चीज़ें हैं जो जिस प्रकार से हम इन सब चीज़ों को एक कि मणिपुर के लोगों को कोई भी इश्यू ना हो हम डील कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई प्लान, पॉलिसीज़, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं? तो सेंट्रल का, स्टेट का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें, टेलीग्राफ एक्ट 1855 और रूल्स के अनुसार यहाँ पे ये चीज़ें लाई गई हैं और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को रोका गया है। मणिपुर गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है हाई कोर्ट से कि शटडाउन जो अभी हुआ है वो आवश्यकता थी और बहुत सारे वेबसाइट को ब्लॉक करने की भी ज़रूरत थी, जो कि पब्लिश कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज़ जो एक पीसफुल एरिया को वायलेंट एरिया में कन्वर्ट कर दिए रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, इसको हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी चीज़ें कहा जा रहा है कि आप इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को कब तक रोकेंगे, ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में ये जो केस था, यहाँ पे ये कह रहा है आप बंद तो कर सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं इंटरनेट की सर्विसेज को, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कैरी आउट करिए कमर्शियल वर्क को एक्टिवेट करने के लिए, और इंटरनेट भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अंदर ही आ जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिए, अगर ये केस आप याद रखेंगे तो आपकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज़ें बोली गई हैं कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी फंडामेंटल राइट के अंदर आ जा रही हैं, तो आप लोगों के स्पीच और एक्सप्रेशंस को हैम्पर नहीं कर सकते। ज़्यादा लंबे समय तक जो आवश्यकता न हो आप डिले करके नहीं रख सकते, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो सस्पेंशन शुड एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो चीज़ें अभी आपको बताया वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। सिचुएशंस जो मणिपुर की है वो किस प्रकार से टैकल करी जाए, इस रेजिम को किस प्रकार से रिस्टोर किया जाए, किस प्रकार से हम लोगों की सहायता भी कर सकते हैं, जो इश्यू निकल के आ रही हैं वायलेंट उसको किस प्रकार से डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, नॉर्मलसी लाने की ज़रूरत है, आपस में बैठ के हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है इशू को। अगर कोई चीज़ वायलेंट हो रही है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना प्यारा भारत है और ये अपना रहा मणिपुर। मणिपुर में ये सारी इशू निकल के आई हैं। मणिपुर कितने स्टेट से बॉर्डर टच करता है क्वेश्चन आ जाए तो आपका नागालैंड, आसाम और मिजोरम, ये चीज़ें याद रखिएगा। 3 स्टेट से मणिपुर अपना बॉर्डर टच करता है और एक कंट्री हो गई वो है बर्मा, जिसे हम म्यांमार आज के डेट में बोलते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें जो अपने मणिपुर में हो रही हैं। कुछ चीज़ें आपकी मितई ट्राइब एंड कुकी ट्राइब के बारे में भी आपको बताना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको बता दें, मितई ट्राइब ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर की पॉपुलेशन के हिसाब से ट्राइबल ग्रुप में, और ये क्या डिमांड कर रहे हैं। मणिपुर का जो हाई कोर्ट है पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे ये बोल दिया मितई ट्राइब को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में दर्जा मिलना चाहिए, और 6th शेड्यूल्ड ट्राइब में अपने दर्जे के लिए यहाँ पे ये लड़ाई शुरू हो गई। तो जैसे ही हाई कोर्ट मणिपुर का ये बात बोला वहाँ पे वायलेंस इरप्ट हो गई। कुकीज़ जो ट्राइब ही वो उनको 6th शेड्यूल में जगह रिसेंटली मिली है, जिसके कारण ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुकी ये चाहते हैं कि मितई को ये 6th शेड्यूल ट्राइब में जगह ना मिले। तो ये 6th शेड्यूल ट्राइब है क्या? 6th शेड्यूल जो ट्राइब में आ जाते हैं उनको सेंट्रल से, स्टेट से हर प्रकार के एजुकेशन फील्ड हो गई, जॉब फील्ड हो गई, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गई, अपनी अलग लॉ ऑर्डर हो गई, इन सब चीज़ों में बेनिफिट मिलती है। तो बेनिफिट मिलती है जिसके कारण वो अपने
कल्चर, लिंग्विस्टिक, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, इन सब चीज़ों का वो कंजर्वेशंस और प्रिजर्वेशंस कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी अपनी अलग कल्चर है वो चलती रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कुकी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो यहाँ पे बोल रहा है कि ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको बता दें, कुकी कम्युनिटी इस चीज़ से भी भयभीत है कि जो उनके बच्चों को जॉब मिला है एजुकेशंस में, वो मितई कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वो खा सकती है। तो जो जॉब, एजुकेशंस इन सब चीज़ों में मिल रही है, उनके बच्चों से ये चीज़ें छिन जाएगी। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार से इश्यू है, ये भी सोच रहे हैं। तो ये सारी इश्यू निकल के आ रही है जो भी आपको बताए। ये ट्राइबल ग्रुप के बारे में अब देखेंगे, अभी तक स्टोरी बता रहे थे ट्राइबल ग्रुप के बारे में। यहाँ पे देख लें अगर, तो ये मितई ट्राइब जो है आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, स्पेशली मणिपुर, मिजोरम में तो पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में भी पाई जाती है। तो ये केवल यहीं तक नहीं पाई जाती, ये भी ट्राइब आपके बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती है। सेम कंडीशंस कुकी का भी है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, बांग्लादेश और म्यांमार में ये भी पाई जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बांग्लादेश और म्यांमार में भी ये पाए जाती हैं दोनों ट्राइब। ऐसा नहीं है कि केवल मिजोरम में ही ये ट्राइब पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो हीट वेव से भारत में कई लोगों की रिसेंटली मृत्यु हो गई है। जब भी क्लाइमेट बदलता है तो यहाँ पे कुछ न कुछ इश्यू निकल के आता है और लोगों की लाइफ को हैम्पर करता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए आपको बता दें, अगर आप प्लांटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी खाली जगह हो वहाँ पे प्लांटिंग करना बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज के समय में क्लाइमेट चेंज बहुत तीव्र गति से चल रही है। तो उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, हीट वेव क्या है, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे इस एडिटोरियल में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ें देख लें कि हीट वेव होता क्या है, तब जाके इस एडिटर का हम लोग सारी डिटेलिंग को देखेंगे, एडिटोरियल को देखेंगे। तो हीट वेव क्या होता है, इसकी कोई बता दें एक पर्टिकुलर डेफिनेशंस नहीं है। साइट, लोकेशन, क्लाइमेट के अनुसार, जगह के अनुसार ये चीज़ें डेफिनेशंस बदल जाती हैं। तो हीट वेव एक एक्सट्रीम हीट है, एक पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर। तो एक ऐसा हॉट वेदर क्रिएट करता है जिसमें हाई ह्यूमिडिटी होती है ओशियनिक क्लाइमेट कंट्रीज के आसपास। तो ये हीट वेव जो होती हैं एक हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देती हैं, और जो ऊपर होता है ये देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे हाई प्रेशर्स होते हैं। तो अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर्स होती हैं जो ट्रैप करती हैं क्या, हीट को, और ग्राउंड से अब फॉर्म करती हैं हीट वेव। तो जो हवाएं चलेंगी गरम गरम, वो हीट वेव के रूप में चलेंगी, और जिसके ऊपर स्ट्रोक करेंगी वो इससे हीट वेव से ग्रसित हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिला, प्रॉपर उसको छांव और रिलीफ, अमेनिटीज़, ये सब चीज़ें नहीं मिली, तो वहाँ पे वो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये पूरी डिटेलिंग है। इसकी डेफिनेशन जो आपको बता दिया वेरी करता है। हीट वेव एक यूजुअली मेजर हो जाता है क्लाइमेट एरिया में रिलेटिव टू द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द सीजन। तो अगर बात करी जाए लंदन की, आर्कटिक की, अगर अमेरिका की, इंडिया की, सहारा रीजन की, तो वहाँ पे अलग अलग जगह की अलग अलग डेफिनेशन है हीट वेव क्या है। कुछ कंट्री में टेम्परेचर 46 नॉर्मल होते हैं, कुछ कंट्री में टेम्परेचर 30 नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पे ये अंतर हो जाता है। 30 के लोग यहाँ चले गए तो इनको हीट वेव मालूम होगा, या 46 के लोग यहाँ आ गए तो यहाँ पे उनको एकदम वेदर जो है एकदम क्लाइमेट सही नॉर्मल, बिलो नॉर्मल लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे चीज़ें सारी अपनी जगह और लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे जो हीट वेव चल रहा है, ब्रूटल हीट वेव भारत में चला, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, इन डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि बलिया, यहाँ से बहुत सारी डेथ की रिपोर्ट आई हुई हैं, यानी कई सारे डेथ आपके बलिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे अभी रिसेंटली न्यूज़ निकल के आई हैं। तो जो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करा गया है और जो चीज़ें डेथ हुई हैं वो यहाँ पे स्टेट अपॉइंटेड टीम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख रही है, क्या इश्यू निकल के आ रहा है। तो जो लोकल कंडीशंस बन रहे हैं उसको चेक कर रही है। यहाँ पे जर्नलिस्ट से ये बताया गया कि जो टीम आई है उसको डाउट है कहीं ना कहीं कि केवल इसी के चलते यहाँ पे डेथ नहीं हो रही है। यहाँ पे
हीट वेव के चलते ही केवल डेथ नहीं हो रही है, और भी कई सारी इश्यू हैं जिसके कारण यहाँ पे डेथ होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं कमी को दर्शा दिया गया है कि इसकी वजह से डेथ हो रही है। बलिया में टोटल जो है अभी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है रिसेंटली, और जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से यहाँ पे डेथ हो रही हैं। जो लोकल पीपल हैं वो अपने आप को एक प्रकार से नॉर्मल नहीं रख सके, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख सके, कूल नहीं रख सके, जिसके कारण ये डेडलीनेस डेवलप हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लोकेशंस बेस्ड और ह्यूमिडिटी बेस्ड और हीट पे एक्सपोजर पे आने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। इससे किस प्रकार से डील किया जाए क्लाइमेट क्राइसिस जो आ रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन इमिशंस हो रहा है, फैक्ट्री भी कार्बन इमिट कर रही है, आज के डेट में इंडोर भी कार्बन पॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो हर फील्ड को किस प्रकार से डील करना है, हीट वेव को किस प्रकार से डील करना है, ये देखने योग्य बातें हैं। क्या हो सकता है ये चीज़ें बात करी जाए तो पुअर लिविंग कंडीशंस है, एडियरेंस टू द कास्ट एंड जेंडर वेस्ट स्ट्रक्चर की बातें बोली जा रही हैं, हॉस्पिटल में भी ओवर क्राउडेड की बातें बोली जा रही हैं। जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी सही से नहीं है, इंडोर वेंटिलेशंस नहीं है, यानी खिड़कियाँ सही से नहीं है, हवा पानी धूप आने की यहाँ पे वेंटिलेशंस नहीं है घरों में, और हेल्थ केयर रेगुलर भी नहीं है। वर्क जो करते हैं उसमें ब्रेकअप भी नहीं मिलता कि एक टाइम करके थोड़ा ब्रेक ले लें, और प्रोटेक्शंस अगेंस्ट वेज लॉस, तो वेज लॉस को लेके भी ये इश्यू निकल के आ रहा है। तो जो भी पर्सन यहाँ पे मरे हैं हीट वेव से, इट इज़ ओनली फेयर टू आस्क वेदर ही सी वाज एबल टू एसेस दिस एमिनिटीज़। तो यहाँ पे उनको क्या एमिनिटीज़ ये मिली हैं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चंस रेज हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें, ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो सारी चीज़ें इसी के बारे में डिस्कस कर रही हैं कि अगर उनको एमिनिटीज़ का क्या मतलब होता है, सुविधा फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड हो रही हैं आम आदमी को, यहाँ पे वहीं पे बातें हो रही हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ गलियों में, रोडों पे अचानक प्यास लग जाने की वजह से छांव, ये सारी चीज़ें क्या मिल रही हैं उनको कि नहीं मिल रही हैं, लिवलीहुड और वर्क टाइम में ब्रेक क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें एक साथ निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को कंसीडर किया जा रहा है। यूपी बिहार में एक दूसरी तरीके से निकल के आ रही है हीट की रिस्पॉन्सेस किस प्रकार से यहाँ पे रजिस्टर करी गई है। ऑल हीट रिलेटेड डेथ, जो भी डेथ हुई हैं हीट रिलेटेड, हीट वेव से यहाँ पे, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो उसकी जो सर्टिफिकेट दी जा रही है MCCD से, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, ये दी जा रही है, इसको यहाँ पे फॉलो किया जाए, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि जो डेथ हो रही है किस प्रकार से हो रही है, क्या कॉजेज हैं डेथ के। तो डेथ के कॉजेज ही क्लियर नहीं होंगे तो कैसे कह देंगे हम हीट वेव हो रही हैं। तो सरकारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सरकारी आंकड़ों को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट जो बातें बोली जा रही हैं, रजिस्ट्रार जनरल शुड कंपाइल रिलीज MCCD। तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो डाटा है कि डेथ की किस कारण से डेथ हो रही है, यहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए, तब जाके ये जो फिगर आएगी तब हम उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं अच्छे से और रोक सकते हैं। ऑफिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नॉट रिलीज द कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट। 2021 से लेके 22 तक ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं अभी तक निकला जिसकी वजह से ये चीज़ें जान सके, संज्ञान में लोगों के आए कि कितने लोगों की डेथ हीट वेव से हुई है। तो बिहार असाइन कर रही है यहाँ पे कॉजेज टू जस्ट 3.4% ऑफ द रजिस्टर्ड डेथ, जो कि बहुत बुरा कंडीशंस है स्टेट में, क्योंकि गर्मी बहुत तीव्र गति से इधर बढ़ गई है। तो हीट वेव भी लोगों की जानें निकल के लेके जा रही है, इसलिए प्लांटिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीक टाइम की धूपें हैं 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके आप 3 से 4 बजे तक, इन सेशंस में धूप के एक्सपोजर में बिल्कुल ना आए। सेफ्टी अपनी ज़रूरत है, जो रुमाल है उसका इस्तेमाल करें, गमछे का इस्तेमाल करें, अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, और जो लिक्विड आप ले रहे हैं वो उसमें आयंस की मात्रा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप केयर कर रहे हैं तब जा कर के आप हीट वेव से कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग भी शिकार इसके हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो आपके साथ में शेयर किया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ें हीट वेव को लेके सारी डिटेलिंग जो मैं आपको दिया यहाँ पे वो कवर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यूएसए का हेल्थ रिपोर्ट अभी रिसेंटली निकला है, उस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत चौंकाने वाला रिपोर्ट है। तो यूएस में जो डिजीजेज चल रही हैं वो किस प्रकार से अफेक्ट कर रही हैं वुमेन को, और इस वुमेन को लेके यहाँ पे बहुत कम फंडिंग हो रही है आपके यूएसए जैसे कंट्री में भी। तो बताइए इसकी जीडीपी कितनी अच्छी है, फिर भी वुमेन को लेके कितनी कम फंडिंग कर रहे हैं, जिसके कारण वुमेन का हालत खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यूएसए में जो वुमेन के लिए फंडिंग चल रही है हेल्थ को कंसर्न में लेके, वो गिर चुकी है, उस पर अच्छी फंडिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण डिजीज का सामना करना पड़ रहा है। और ये दोनों लोगों को अफेक्ट कर रहा है, मैन और वुमेन दोनों को अलग अलग इफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। एविडेंस की बात करें तो यूएस में ये दिखाता है कि जो वुमेन हैं वो बहुत ससेप्टिबल है मेंटल इलनेस की, मानसिक बीमारी से ग्रसित हो रही हैं, और पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा मानसिक ग्रसित हो रही हैं। कहाँ पर? यूएसए में। तो यूएसए की पूरी रिपोर्ट ये बातें कर रहे हैं। तो एक जो रिकॉर्ड है वो सब चीज़ क्या डिजीजेस क्रिएट कर रही हैं, तो आपको बता दें तनाव, डिप्रेशन, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर, माइग्रेन, अधकपारी, हेडेक, सिर दर्द, ये सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। तो हमें ये किस प्रकार से यूएस को लेके चलना चाहिए ताकि मेल एंड फीमेल दोनों में बायसेस ना हो सकें, जेंडर इश्यूज ना निकल के आ सकें। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं जो यूएसए को यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे मिसयूज, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीज़ें जो प्रोनाउंस करी गई हैं मेंस को लेके, ये बातें बोली जा रही हैं। कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं ग्राफ की वजह से कि किस किस प्रकार से यूएस में 2015 से ये चीज़ें चल रही हैं। तो डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर DALY को यहाँ पे बोला गया है फॉर 42 डिजीजेज। तो 42 डिजीज को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये लाल वाला कलर फीमेल को दर्शाता है और नीला वाला कलर मेल को दर्शाता है। तो जो हल्का पिंक है और हल्का ब्लू है वो फीमेल मेल को दर्शाता है, जो सेमी डोमिनेंट और डोमिनेंट एरिया को यहाँ पे दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपका क्या है आपको पहले बता दें, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये फीमेल हैं और ये जो हैं ये मेल हैं। तो जो मेल का कलर है, फीमेल का कलर, ये बता दिए। तो मेल में जो क्या आ रही है, ब्रेस्ट कैंसर आ रही है, माइग्रेन निकल के आ रही है, मेंटल इलनेस निकल के आ रही है, अल्जाइमर निकल के आ रही है, एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। मेन का क्या बात है, ड्रग एब्यूज, सब्सटेंस मिसयूज, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। प्रोस्टेट कैंसर, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं, जो फीमेल में अल्जाइमर है तीव्र गति से बढ़ रहा है, HIV एड्स पुरुषों में बढ़ रहा है, और मेंटल इलनेस महिलाओं में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डिप्रेशन भी, एंजाइटी डिसऑर्डर देखिए किस प्रकार से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। न्यूरोलॉजी की समस्या की बात करें तो यहाँ पे महिलाएं भी आगे हैं। ऑन्कोलॉजी से क्वेश्चन स्पीशियस में पूछा ये किस फील्ड से है, तो ये आपका कैंसर से रिलेटेड है। तो 46.5 कार्डियोलॉजी तो सभी जानते हैं, ये भी हार्ट से रिलेटेड है, ये भी देख सकते हैं आंकड़ों को। तो यहाँ पे जो डिजीज है 16 से 19 तक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज 49% पे पहुँच रही है, साइकियाट्रिक मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँच रही है, कैंसर जो है 51%, ये 19 का आंकड़ा है 2019। तो ये सारी इंपॉर्टेंट आंकड़ों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेंटल, डिप्रेशन, हेडेक, अल्जाइमर, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें वुमेन को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो हेल्थ का रिपोर्ट निकला है अभी यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर किया। मोर कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ये क्या होता है? मोर कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, मोर नहीं न्यू, तो NCQG, ये क्या है NCQG, इसकी डिटेलिंग को हम लोग समझेंगे। अभी रिसेंटली आपको बता दें जो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पे? आपके 2022 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट को लेके, तो ये जर्मनी में हुआ था। तो इस पे एक्सपेक्ट किया गया था एक आउटलाइन पॉलिटिकल एजेंडा, क्या कि जो एंड ऑफ द ईयर है, अगर COP28 की बात करी जाए जो दुबई में ऑर्गेनाइज होने वाली है, उसकी क्रिटिकल रिव्यू करी जाएगी और रिफॉर्मिंग करी जाएगी क्लाइमेट फिनांस आर्किटेक्चर को। तो यानी फिनेंशियल आर्किटेक्चर लाने की बातें बोली जा रही हैं। तो अब देखते हैं NCQG है क्या। ये एक कमिटमेंट थी 100 बिलियन पर ईयर
2020 तक। ये कमिटमेंट कब हुई ये भी हम लोग देखेंगे। तो डेवलपिंग नेशंस जो थे, डेवलप्ड कंट्री, उनकी हेल्प करेंगे। तो डेवलप कंट्री डेवलपिंग नेशंस की हेल्प करते हुए नजर आएंगे। किस फील्ड में टारगेट करेंगे? COP09 में। तो COP09 में ये चीज़ें बोली गई थी, लेकिन जो एस्टीमेट है ये एड्रेस करेगा क्लाइमेट चेंज, और अभी भी बहुत सारे पैसों की इसमें ज़रूरत है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तो 100 बिलियन से भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा संभव होने वाली बातें नहीं निकल के आ रही हैं। 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, ये बहुत फेमस एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ से निकल के आती है आपका न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो ये जो गोल है ये क्लाइमेट को फिनांसिंग करने के लिए 2025 से पहले तक की चीज़ों को दर्शाता है। तो ये 2015 में यहीं से चीज़ें निकल के आई। NCQG याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये क्या रेफरेंस पॉइंट कर रहा है कि जो नीड है, आवश्यकता है और प्रायोरिटीज़ है डेवलपिंग नेशंस की, वो डेवलप्ड कंट्री फिनांशियल हेल्प करें ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है वहाँ पे चीज़ों को डील किया जा सके। तो इसी सब चीज़ों के बारे में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट गोल की बातें बोल दी गई हैं, किस प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं उसको किस प्रकार से डील किया जा सके। तो जो अभी तक इंक्रीज हो रही हैं फंडिंग और जो नेसेसरी है लॉस एंड डैमेजेज रिस्पॉन्सेज, ये आपके डेवलपिंग नेशंस में, तो डेवलप्ड जो कंट्री हैं वो हेल्प करती हुई नज़र आएंगी फिनांशियली। उसी की बातें बोली जा रही हैं NCQG में। तो ये इसकी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं NCQG क्या है, कब निकला, क्या बातें करता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को पीछे करके आप पुनः सुन सकते हैं। दूसरा जो रिपोर्ट निकल के आया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो इंडिया 127वां रैंक 146 कंट्री की बात करी जाए तो यहाँ पे हुआ है। 8 प्लेसेस यहाँ पे अपवर्ड चला गया है, जो कि बातें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 का कौन निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को निकालता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को अभी रिसेंटली निकाला है, जो इंडिया का रैंक 135 था 2022 में बात करी जाए तो ये 1.4 परसेंटेज पॉइंट इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह बात करी जाए इंडिया की क्लोज की, तो यहाँ पे 64.3% जेंडर गैप समाप्त होती हुई भी नज़र आ रही है। तो 36.7% पैरिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस पे हुई है, और जो अपॉर्चुनिटी है उसमें हुई है। इंडेक्स क्या रैंक किया है ग्लोबल जेंडर गैप का? तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, पाकिस्तान जो है 142 पे है, वहीं बांग्लादेश हमसे अच्छा पोजीशंस पे 59 पर है, चाइना 107% पे है, और नेपाल 116% पे 116% 16 रैंकिंग है, सॉरी। लंका जो है 115 पे है, श्रीलंका की बातें बोल रहे हैं। भूटान जो है 103 पे है। आइसलैंड अभी भी यहाँ पे 14वें टर्म, लगातार 14वें टर्म आइसलैंड का यहाँ पे रैंकिंग पहला पाया गया है। तो ये टॉप पे रह रहा है आइसलैंड, पिछले कई बार की बातों को अगर बता दिया जाए तो यहाँ पे आइसलैंड का स्कोर देख सकते हैं और इसका रैंक देख सकते हैं आप। दूसरा जो है नॉर्वे है, तीसरा 59 रैंक पे बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना और श्रीलंका। अपना इंडिया 127 है, जो कि याद रखिएगा ये भी नंबर 0.63। और कितना रैंक चेंज किया है? तो ये +8। भूटान जो है +23 रैंक चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब हम देखेंगे कुछ बैकग्राउंड न्यूज़ को, जैसे कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो निकाल रहा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इस बॉडीज़ को देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी बॉडी है? तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। कई बार कंफ्यूजन में डाल देगा इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ऐसे ही याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, एक ग्रुपिंग बनाई जाती है, लॉबिंग बनाई जाती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी आते हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर भी आते हैं इसमें। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये कोलोग्नी कैंटन जिनेवा स्विट्जरलैंड के आसपास है।
WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे, ये जाना जाता है एनुअल मीटिंग के लिए। एंड ऑफ जनवरी डावोस में इसकी मीटिंग होती है। तो किस माउंटेन के आसपास? तो एल्प माउंटेन स्विट्जरलैंड में है, वो यहाँ पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है। ये रिपोर्ट क्या क्या निकालता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल IT रिपोर्ट निकालता है। तो ये जो रिपोर्ट निकालता है WEF के साथ, INSEAD के साथ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे मिलके पब्लिश करता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, वेफ, INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इसको पब्लिश करती है, ग्लोबल IT रिपोर्ट। तो एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से सारे से क्वेश्चंस बन चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, इसलिए आपको मैं सारा बैकग्राउंड डिटेल यहाँ पर दिया हूँ। तो ये थी सारी डिटेलिंग। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बिडेन से कुछ न्यूज़ है। बिडेन कौन है? जो बिडेन, जो कि अभी आपके प्रेसिडेंट हैं USA के। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप बोल दिए हैं किसको? जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग जो 11 है, इनका नाम भी जी है, जो कि 11 नाम आता है। तो जी को यहाँ पे क्या बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एक डिक्टेटर हैं, अपनी कंट्री को डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और उस तरीके से रूल कर रहे हैं। तो जो USA है और जो चाइना है, दोनों में टसल जारी है, जिसके कारण ये इशू निकल के आ रही है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें जो आपको अभी बताया वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये मेरा चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वीडियो की सारी PDF एक जगह पे प्राप्त हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।